नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप किस्मत पर यकीन करते हैं? किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं मानती हूँ। और मेरा एक मानना ये है कि किस्मत जब कुछ लिख देती है तो वो चीज़ें सत्य होती हैं। जैसे कि जिंदा रहना, कौन दुनिया में कब आएगा और कौन दुनिया से कब जाएगा और कैसे जाएगा, ये सब चीज़ें मेरा मानना है कि ये किस्मत में पहले से लिखी होती हैं। और यही कारण होता है कि आप बचाने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन जब किसी की मौत आई होती है तो आप उसको बचा नहीं सकते, कोशिश भी नहीं कर सकते। अब आज मैं किस्मत की बात क्यों कर रही हूँ, आप भी सोच के हैरान होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वारदात है वो इसी चीज़ पर जुड़ी हुई है। किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर उसका इंटरनेट पैक ख़त्म ना हुआ होता तो एक की जान बचाई जा सकती थी, और यही सच है। दोस्तों, चैनल पर स्वागत है। रात के 9 बज चुके हैं, कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैं यही कहूँगी कि वारदात शुरू करूँ उससे पहले अगर आप परिवार में नए हैं तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं, सिर माथे पर रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की जो वारदात है ये यूपी में अलीगढ़ शहर की है। अलीगढ़ शहर में 13 अक्टूबर 2021 की बात है। 13 अक्टूबर 2021 को सुबह एक इलाका है बारसी थाना, और बारसी थाने के अंदर ही एक कॉलोनी है, रमेश विहार कॉलोनी। रमेश विहार कॉलोनी में ही दो भाई रहते हैं, तरुण और अरुण। अरुण बड़ा भाई है, तरुण छोटा भाई है, और दोनों के जो मकान हैं वो बिल्कुल अगल बगल में हैं। तरुण छोटा है और जो दोनों के पेरेंट्स हैं वो तरुण के साथ रहते हैं। अरुण जो है वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहता है, जिसमें वो है, उसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। अब बात आती है 13 अक्टूबर 2021 की। 13 अक्टूबर 2021 को जो तरुण है, छोटा भाई, वो अरुण के घर पर सुबह जाता है। जाके देखता है कि जो गेट है वो बंद है। तो उसके पास ऑलरेडी डुप्लीकेट चाबी थी उस घर की, तो वो चाबी से दरवाज़ा खोलता है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है तो अंदर का जो मंजर देख के चीखता हुआ बाहर निकलता है। जब चीखता हुआ बाहर निकलता है तो आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस आती है तो पुलिस देखती है कि उस घर में जो लेडी है वो उसने फांसी लगा ली है और लाश जो है वो लटक रही है फांसी के फंदे पर। पुलिस मदद से लाश को नीचे उतारती है, लेकिन उतारने के बाद वो थोड़ा सा चौंकती है, क्योंकि जो युवती है उसके मुंह से खून निकल रहा था, हल्का सा खून का स्पॉट था। पुलिस को थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम प्रायोरिटी होती है तो पोस्टमार्टम के लिए इसको भेज दिया जाता है। पता चलता है कि ये अरुण की वाइफ डॉक्टर आस्था है। डॉक्टर आस्था वहीं मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर होती है, अच्छी पोस्ट पर होती है और अच्छा परिवार होता है। तो उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और यहाँ पर उसके जो हस्बैंड है आस्था का, अरुण की तलाश शुरू की जाती है, क्योंकि अरुण का कहीं पता नहीं होता। यही नहीं पता चलता कि अरुण है कहाँ पे, क्यों, क्योंकि उसको इन्फॉर्म भी करना था। इसके बाद और जो ये फांसी लगाती है, वो घर का जो वॉशिंग एरिया होता है, पीछे वाला एरिया, उस पीछे वाले एरिया में ऊपर जो जाला डला हुआ था, जैसे लोग जाला डलवा लेते हैं, तो जाले की जो रेलिंग होती है उस रेलिंग से फंदा बनाया हुआ था, और वहीं पर ही आस्था की डेड बॉडी थी। अब बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट किया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे कंफर्म हो जाता है कि ये सुसाइड नहीं है। अब पता चलता है, उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ जाहिर था कि जो आस्था की मौत हुई है वो गला दबाने से हुई है, ना कि फांसी लगाने से, क्योंकि गला दबाना और फांसी लगाना दोनों के जो निशान होते हैं गले पर वो डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से
अब इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पता लगता है कि 2008 में इन दोनों की शादी हुई थी और इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। उसके बाद इनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बाद इनके बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। पुलिस को ये बात पता लगती है और उसके बाद अरुण की तलाश जारी कर दी जाती है। अरुण की तलाश से पता लगता है कि अरुण ने कोविड टाइम पर एक फैक्ट्री खोली थी, एक प्लांट लगाया था, ऑक्सीजन प्लांट। कई बार ऐसा होता था कि जब इनमें झगड़ा हो जाता था दोनों में, तो कई बार ऐसा हुआ है कि अरुण जो है वो फैक्ट्री में जाकर सोया है। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है वो वहाँ पर जाके देखा जाता है, लेकिन अरुण का कुछ पता नहीं चलता। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को जो है वो हैंड ओवर करना है। हैंड ओवर करने के बाद उसका अंतिम संस्कार में भी अरुण की ज़रूरत है। अरुण को ढूंढ रहे हैं लोग, उनके घर वाले अरुण को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अरुण का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसी बीच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, पुलिस छानबीन कर ही रही है। इसी बीच में एक दिन एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचकर बताती है कि आस्था ने मुझे एक मैसेज किया था 12 अक्टूबर की रात को, लेकिन चूंकि मेरा जो है वो इंटरनेट पैक ख़त्म हो गया था तो मैंने उस मैसेज को जो है वो रीड नहीं कर पाई और मैं अगले दिन का वेट करने लग गई। मुझे पता ही नहीं चला और नेक्स्ट डे जब मैंने वो मैसेज देखा तो फिर मुझे लगा कि मुझे आपके पास आना चाहिए और इसलिए फिर मैं आपके पास आई हूँ। उसके बाद मुझे खबर मिली कि आस्था की मौत हो गई है। तो पुलिस वाले कहते हैं दिखाओ वो मैसेज क्या था। जब पुलिस वाले उस मैसेज को दिखाते हैं तो उस मैसेज में लिखा हुआ था, माई लाइफ इज इन डेंजर, इफ आई डाई काइंडली हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ माई किड्स टू माई सिस्टर। मतलब कि मेरी ज़िंदगी जो है वो खतरे में है, अगर मेरी मौत हो जाती है तो जो मेरे बच्चे हैं उनकी कस्टडी मेरे बहन को दे दी जाए। ये मैसेज था। पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि ये हत्या है। अब इसके बाद पुलिस डिसाइड करती है कि सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं और कम से कम 100 सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो खंगालने के बाद एक कैमरे में 12 अक्टूबर की देर रात जो इंसिडेंट हुआ था उसका वीडियो जो है वो कैप्चर हो जाता है। उसमें दिखाई देता है कि अरुण के घर के पास एक कार आकर रुकती है और उस कार में से 4 लोग बाहर निकलते हैं। 4 लोगों में से एक अरुण भी था और अरुण अपने घर के अंदर चला जाता है। बाकी 3 लोग जो हैं वो वापस आके कार में बैठ जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो तीनों लोग कार के बाहर निकलते हैं और कार के बाहर निकलने के बाद फिर थोड़ी देर घूमने के बाद फिर कार के अंदर चले जाते हैं। और इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर अरुण बाहर आता है। अरुण बाहर आता है और उन तीनों को अपने साथ लेकर घर के अंदर चला जाता है। और घर के अंदर जाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद में वो तीनों लोग बाहर आते हैं, लेकिन अरुण बाहर नहीं आता और वो तीनों लोग कार में बैठकर चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस को समझ में आ गया कि अरुण मतलब 12 अक्टूबर की रात में अरुण घर पर ही था। इसका मतलब अरुण कहीं गया ही नहीं था। तो पुलिस वालों ने फिर क्या किया, अरुण का जो फ़ोन नंबर है उसको सर्विलांस में डाल दिया और इंतज़ार करने लग गए। लगभग 6 दिन बाद 17-18 की देर रात अरुण का जो मोबाइल है उसका सर्विलांस जो है बताता है कि अरुण की जो लोकेशन है वो अलीगढ़ में ही है। और जब लोकेशन का पॉइंट पता किया जाता है तो पता लगता है कि जो ऑक्सीजन का प्लांट है उसका उसी के अंदर ही उसकी लोकेशन जो है वो शो हो रही है। पुलिस फटाफट जाती है, देर नहीं लगाती और जा कर के अरुण को दबोच लेती है। जब अरुण को गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन लेकर आती है तो फिर उससे पूछताछ की जाती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो पता लगता है कि अरुण यहाँ पे क्या कर रहा था। अरुण एक्चुअल में वो 6-7 दिन से बाहर ही घूम रहा था, लेकिन अब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो पैसों के लिए ये जो ऑक्सीजन प्लांट है यहाँ पर आता है। और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही वो अपना फ़ोन ऑन करता है उसकी लोकेशन पता लग जाती है और इस तरीके से अरुण पकड़ा जाता है। जब अरुण से पूछताछ की जाती है तब अरुण फिर अपनी पूरी कहानी बताता है। अरुण बताता है कि 2008 में हमारी लव मैरिज हुई थी, हम बहुत खुश थे और हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। इसके बाद हमारे 2 बच्चे भी हुए
और उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी बिता रहे थे, तभी 19-20 का दौर आ जाता है। और 19-20 के दौर में अरुण को शक होने लग जाता है कि जो उसकी वाइफ है आस्था, वो घंटों घंटों किसी दूसरे इंसान से बात करती है, और वो इंसान एक मेल है। अरुण को अच्छा नहीं लगता और उनके बीच में ये झगड़ा होता है। कई बार झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, इन बिटवीन कई बार आस्था मान भी जाती है, बात करना बंद भी कर देती है, उसके बाद फिर दोबारा से उनका बात करना शुरू हो जाता है। इस तरीके से बहुत बार उनके बीच में झगड़ा हुआ। जब भी झगड़ा होता था तो अरुण जो है वो अपने ऑक्सीजन प्लांट पे चला जाता था सोने के लिए, और वो वहीं पर सोता था। उसके बाद आता है 28 सितंबर। 28 सितंबर को उनके बीच में फिर झगड़ा होता है, और इस दौरान आस्था जो है वो अपने किसी को फ़ोन करती है, तो एक मेल पर्सन वहाँ पर आता है और आस्था उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से ये मुझसे झगड़ा कर रहा है। तो इस वजह से उनके बीच में भी झगड़ा होता है और उस इंसान से अरुण की पिटाई करवा देती है। जब उस इंसान से अरुण की पिटाई करवा देती तो अरुण को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी ही बीवी ने उसकी पिटाई अपने ही बॉयफ्रेंड से करवा दी, और उसको बहुत तकलीफ़ होती है और वो ऑक्सीजन प्लांट पे चला जाता है। वहाँ पर वो दर्द में होता है, तकलीफ़ में होता है। तो वहाँ जो गार्ड था विकास, वो विकास से फैक्ट्री में बात करता है और वो पूरी बात पहली बार उसको बताता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो अरुण है वो अपने गार्ड विक्रम से डिस्कस करता है पहली बार। जब वो विक्रम से डिस्कस करता है और बताता है कि क्या हुआ है यार, तो फिर विक्रम कहता है कि मेरे पास 2 सुपारी किलर हैं, अगर आप उनके माध्यम से कुछ करना चाहो तो बता दीजिए। अरुण भी उस टाइम पर बहुत गुस्से में होता है, तो वो डिसाइड कर लेता है कि अब मैंने आस्था को मार देना है। उसके बाद अशोक और पवन 2 सुपारी किलर थे, जिनको 1 लाख की सुपारी में 1 लाख की रुपयों में सुपारी जो है वो तय होती है, जिसमें से 60,000 जो है वो एडवांस में दे दिए जाते हैं और 40,000 बाद में तय होते हैं। इसके बाद 12 अक्टूबर की रात को तीनों घर आते हैं, और घर आने के बाद वो तीनों बाहर रह जाते हैं, और जो अरुण है, अरुण घर के अंदर जाता है। जब अरुण घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो बच्चों का ट्यूटर है वो अभी पढ़ा रहा है। तो वो ट्यूटर से कहता है कि मुझे बच्चों को लेकर बाहर जाना है, तो प्लीज़ आज आप रहने दीजिए, आप कल आके पढ़ा दीजिएगा। ट्यूटर कहता है कि थोड़ा सा भी काम पेंडिंग है, बस मैं ये चेक कर लूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। और थोड़ी देर बाद में वो होमवर्क चेक करके और उसके बाद चला जाता है। जब वो चला जाता है तो दोनों बच्चों को अरुण ले जाकर एक दूसरे कमरे में बिठा देता है और वहाँ पर टीवी ऑन कर देता है, और टीवी का वॉल्यूम जो है वो हाई कर देता है, और उसके बाद दरवाज़ा जो है बाहर से बंद कर देता है। और इसके बाद बाहर आता है और बाहर आकर फिर तीनों को अंदर लेके जाता है, और चारों मिलकर फिर आस्था पर काबू पाते हैं, और काबू पाने के बाद उसका गला दबा देते हैं। जब वो मर जाती है तो उसके बाद ये बाहर जो पीछे जो रेलिंग वॉशिंग एरिया होता है, वॉशिंग एरिया में जाते हैं, वहाँ पर जो रेलिंग टंगी होती है, रेलिंग में फंदा लगा के उसको फांसी पर लटका देते हैं, ताकि यही पता लगे कि उसने सुसाइड किया है। और इसके बाद वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं, और ये वहीं पर रह जाता है, रात भर वहीं पर रहता है। और उसके बाद सुबह ये अपने दोनों बच्चों को लेकर जाता है अपने भाई तरुण के पास, और तरुण के पास जाकर बताता है कि कल मैंने अपनी बीवी आस्था का मर्डर कर दिया है, क्योंकि मेरे से अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। और उसके बाद वो बच्चों को उसको देता है और कहता है कि बच्चों को इसके नाना नानी के पास छोड़ देना। अब इसके बाद और वो तरुण को कहता है कि तुम आज मत जाना, तुम इसके बाद सुबह सुबह की बात थी, तुम शाम को घर जाना, तुम्हारे पास डुप्लीकेट चाबी है, और डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलना और इस तरीके से रिएक्ट करना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद अरुण जो है वहाँ से चला जाता है, और इसके बाद तरुण बताता है कि जब वो शाम को गया तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी अंदर जाने की। उसको पता था कि अंदर उसकी भाभी की लाश है, इस वजह से उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी और वो वापस लौट के आ गया। लेकिन जब अगले दिन 13 अक्टूबर को वो जाता है और जाके जो प्लान के थ्रू था, प्लान के थ्रू अपना
नाटक करता है। तो ये थी पूरी कहानी। उसके बाद पुलिस जो है तरुण को, अरुण को और उन तीनों को, गार्ड को और 2 सुपारी किलर्स को, तीनों को पकड़ लेती है। और तीनों को पकड़ने के बाद चार्जशीट फाइल कर देती है। और चार्जशीट फाइल करने के बाद अब जो केस है वो कोर्ट में है। देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। बात वही आती है कि एक इंटरनेट पैक ख़त्म, अगर सपोज दैट उस दिन इंटरनेट पैक ख़त्म नहीं हुआ होता और वो मैसेज डिलीवर हो जाता, तो जो उसकी फ्रेंड थी उसको मैसेज मिल जाता। हो सकता है वो उसको फ़ोन कर लेती, और फ़ोन करती, हो सकता है आस्था कुछ बताती और वो उसके घर चली जाती। हो सकता है कि ये इंसिडेंट टल सकता था। लेकिन बात वहीं आती है कि जब किस्मत में लिखा हुआ था तो उसी टाइम पर इंटरनेट पैक भी ख़त्म होना था, और उसी टाइम पे उसका सुबह के लिए उस इंटरनेट पैक को रिचार्ज करने के लिए छोड़ना था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहती हैं कि किस्मत होती है और बहुत स्ट्रांग होती है। हर किसी की लाइफ में किस्मत जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरी लाइफ में भी करती है, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में किस्मत रोल प्ले नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती और वो हो जाती हैं। तब आपको पता लगता है कि यार ये तो हमारी सोच में ही नहीं था, और वो चीज़ हो जाती है। तो ये थी पूरी वारदात। अब वारदात ख़त्म करूं उससे पहले सवाल का जवाब। आज कोई सवाल नहीं है तो इसलिए सिर्फ सवाल का जवाब ही मैं दूंगी। और मैंने सवाल किया था आपसे कि भारतीय महिला आयोग संविधान में कब पारित किया गया। जो भारतीय महिला आयोग अधिनियम है वो संविधान द्वारा कब पारित किया गया। नो डाउट राकेश पाटिल जी ने जवाब दिया था एज यूजुअल, और उनको वीडियोज अच्छे लगते हैं, उनको वारदात अच्छी लगती है, तो रेगुलर कमेंट करते रहते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। और जवाब है इसका 1990 में। 1990 में ये भारतीय महिला आयोग अधिनियम संविधान द्वारा पारित किया गया था। तो ये था जवाब। अब मिलते हैं कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।